पहले चमत्कारों की जांच करें, पड़ताल करें और अगर उन्हें कहीं चमत्कार होता दिखाई दे तो उसको अप्लाई करें कि क्या इससे सभी लोगों का कल्याण हो रहा है या किसी एक आदमी का या कुछ ही आदमियों का कल्याण हो रहा है। अगर चमत्कार हैं तो सब पर लागू होने चाहिए, समान रूप से लागू होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक व्यक्ति पर तो लागू हो और बाकी सब लोग जो हैं उसके लाभ वो से ये वंचित उनका ये मानना है कि जो ईश्वरीय शक्ति है वो सभी समस्याओं का समाधान है। तो ये रेल दुर्घटना तो बहुत छोटी-सी चीज़ है और इस पूरी रेल में मैं ये समझता हूँ कि सभी लोग लगभग सभी लोग जो हैं आस्तिक रहे होंगे, किसी न किसी देवी-देवता, ईश्वर, चमत्कारों में विश्वास करने वाले रहे होंगे। फिर भी ये दुर्घटना होगी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, यज्ञ करना और ज्योतिष विद्या। तो उनके पास तो ऐसा मैनेजमेंट है कि वो पहले से ही जान सकते हैं कि हाँ, अब दुर्घटना होने वाली है। लेकिन तब भी रेल दुर्घटना हो जाती है। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन? ज्योतिष या चमत्कार या ईश्वर? क्योंकि भगवान बुद्ध की जो फ़िलॉसफ़ी है, उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है भारत के अंदर और वो जो अप्लाई करते हैं, हिंदुइज़्म की फ़िलॉसफ़ी को अप्लाई कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। तो क्या एक ये कारण रहा है कि ये रेल दुर्घटना होने के पीछे? हैं कि जो भगवान बुद्ध की जो थ्योरी है, जो फ़िलॉसफ़ी है, वो भारत की सरकार है, उसको फ़ॉलो नहीं कर रही है, इसलिए ये दुर्घटना हुई है। नमस्कार, मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7। जैसा कि आप जानते हैं कि धम्म चर्चा मेरा प्रमुख विषय रहा है और जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि धम्म के बारे में कुछ जानता हो तो मेरे भीतर जो है सवालों की एक श्रृंखला शुरू आती है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी। मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर जसवीर चावला जी ने जो जातक कथाओं पर पीएचडी की है और ज़िंदगी की प्रमुख समस्याएं होती हैं, प्रमुख मुद्दे होते हैं, उनको जो है बुद्ध ने उनके ऊपर क्या मैनेजमेंट दिया है, क्या विचार दिया है, इस पर उनकी थीसिस है। तो आइए हम उनसे ही सवाल करेंगे कि आज जैसे कि उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई है, तो इस रेल दुर्घटना को बुद्धिस्ट मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो कैसे अप्लाई होती है इस रेल दुर्घटना पर और किस तरीके से जो है और कौन से तत्व जो हैं इस रेल दुर्घटना के लिए उत्तरदायी हैं। तो चलते हैं जसवीर चावला जी के पास और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका एबी 24/7 में आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो समस्या की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं वो समझता हूँ कि मेरे अनुभव से भी गुजरी हैं वैसी घटनाएं, क्योंकि मैं भी स्टील प्लांट में काम करता था। तो सुरक्षा के जो नियम बने हुए हैं, जब हम लोग उनका उल्लंघन करते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। घटना जो है वो एक हठात कुछ नहीं हो जाता है ना? उसके पीछे एक श्रृंखला चलती है ना? और धीरे 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 जब हम सम्यक का बिंदु अतिक्रमण कर जाते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है और तब ये कैटास्ट्रॉफी होती है। अब देखिए, चूँकि जातक कथाओं पर मैंने शोध किया है और उसमें मुझे बार बार यही चीज़ मिलती है कि सम्यक प्रबंधन होना चाहिए। अब सम्यक में होता क्या है कि एक संतुलन बनाना पड़ता है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। जब आप कुछ उससे डेविएट करते हैं, जब मान लीजिए आपको दिया गया है कि आप 35 टन उठाइए एक क्रेन से। अब 35 टन की जगह आपने मान लीजिए काम की उस समय ज़रूरत है, दूसरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं, आपने 40 टन उठा लिया। अब हर इक्विपमेंट की एक लिमिट बनी हुई है। तो मान लीजिए एक रेशा जिस रोप का है वो रेशा उसमें से खिंच गया, कालांतर में वो अपना रिजल्ट देगा। अगर आप बार बार उसी तरह से करते हैं, मान लीजिए अब आपने 35 के 40 को ही नॉर्म बना लिया, ये 40 ही उठाने लग गए, तो आप उस चीज़ का उल्लंघन बार बार कर रहे हैं। तो एक बार का उल्लंघन जो है आपको मोटिवेट करता है कि आप दोबारा भी वही करें। तो इस तरह से डेविएशंस जो हैं वो होने लगते हैं और डेविएशन होते होते एक ऐसा बिंदु आ जाता है कि वो वहाँ क्या कहते हैं, धागा टूट जाता है। जिस तरह से भगवान बुद्ध ने अपनी बहुत ही अच्छी उक्ति देकर के बताया कि वीणा की तार को इतना ज़्यादा मत कसो कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो। तो हम ये सम्यक का जो निर्वाह करना होता है, यही बुद्धिस्ट मैनेजमेंट का, बुद्ध की प्रबंधन का समझिए कि सूत्र है।
अब इसे आप रेलवे में अप्लाई करें, स्टील में अप्लाई करें, घर पर अप्लाई करें, अपने पर्सनल रिलेशंस में अप्लाई करें, शिक्षक और मतलब स्टूडेंट के बीच अप्लाई करें। तो सर ये जो रेल दुर्घटना हुई है, जी जी। इसमें बुद्ध का कौन सा प्रबंधन लागू होता है जो कि रेल मंत्रालय से चूक हुई है? देखिए ऐसा चूँकि मैं तो प्रत्यक्षदर्शी नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव ये बताता है कि मान लीजिए हम मैन पावर रिड्यूस करते हैं। अगर मान लीजिए मेरा कोई अपना निजी संस्था भी है, तो हम चाहते हैं भी कम से कम लागत में, कम से कम खर्च करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। हम एक ही आदमी को जो है कम, मान लीजिए उसको 8 की जगह हमने 12 घंटे का काम करवा लिया उससे, तो हम एक फ्रेश रिक्रूट करने से हम बच गए। अब जो है ये स्थिति मान लीजिए अब विशाल स्तर पर आप लेते हैं, पूरे देशव्यापी स्तर पर लेते हैं, और आपके पास रिक्तियां बहुत हो जाती हैं। एक ही व्यक्ति पर जो है अगर लोड ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए पहले दिन उसने 12 घंटे कर लिया, दूसरे दिन कर लिया, तीसरे दिन, तो अगर ये एक क्रम बन जाता है लगातार, तो क्या होता है कि उसकी शक्तियां जो हैं वो क्षीण होंगी। तो आप कहना चाहते हैं कि जो रेल मंत्रालय है, उसने कर्मचारियों की संख्या घटा दी है, जिससे कि जो कर्मचारी अभी लगे हुए हैं काम करने में, उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ। और वर्कलोड बढ़ने से जो उनकी कार्य क्षमता है, दक्षता जो है, वो प्रभावित हुई है। लेकिन रेल मंत्रालय ने जो कारण दिया है, वो तो ये है कि जो लाइट थी, जो सिग्नल लाइट थी, वो ख़राब होने की वजह से ड्राइवर लाइट नहीं देख पाया, जिसकी वजह से दोनों ट्रेन जो है एक ही ट्रैक पर आ गई थी। देखिए ऐसा होता है ना कि कई कारक बनते हैं। जब एक्सीडेंट कोई होता है तो उसके कई कारक बनते हैं। उनमें से एक कारक ये भी हो सकता है हो कि भाई लाइट की वजह से, लेकिन इसके पीछे जो है मान लीजिए क्रम से जिन चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है, उसमें वो कारक भी जुड़ जाते हैं, और कालांतर में कई फैक्टर्स अपना कुमुलेटिव इफेक्ट देते हैं, तब कैटास्ट्रॉफी होती है। ये सेफ्टी का मतलब पहला सिद्धांत है। एक ही बार में कुछ नहीं होता, या एक ही कारक नहीं होता जिसकी वजह से कई एक कारक मिल करके इस तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो मैं रेलवे के उससे तो पूरा अभिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जो मॉडर्न मैनेजमेंट है ना, मॉडर्न मैनेजमेंट क्या है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो सब करता है जिसमें मानवीय सरोकार जो हैं वो छूटते चले जाते हैं। वो लगभग मानव को एक रोबोट की शक्ल में ले आना चाहता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए आप मॉडर्न मैनेजमेंट पढ़ के आइए, और उसके बाद में आप क्या कीजिए कि आप अपने उन्हीं फार्मूले को लेकर के आप उसमें परमुटेशन कम्बिनेशन करके निकालें। उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च में ये पढ़ाया जाता है ना, कि आपको किस तरह से उनका ऑप्टिमाइजेशन करना है। और उसमें मैंने पाया, क्योंकि एक पेपर था मेरा MBA करते हुए, उसमें मैंने पाया कि ज़्यादातर हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है कि हम किस तरह से प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। संस्था कोई भी हो, निजी हो या सरकारी हो, जो भी एक महाप्रबंधक है या जो उसको मैनेज कर रहा है, वो अपने रिजल्ट्स अच्छे शो करना चाहेगा। और रिजल्ट्स को आजकल हम अच्छा किस रूप में जाते हैं कि आप कितना प्रॉफिट जनरेट की, कितनी आपने बचत की। ये हमारे एफिशिएंसी नापने का, देखिए एक और जो बना हुआ है मापक, एफिशिएंसी को कैसे नापते हैं आपको जान के आश्चर्य तो आप होगा। कहना चाहते हैं कि जो भगवान बुद्ध की जो थ्योरी है, जो फिलॉसफी है, वो भारत की सरकार है उसको फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए ये दुर्घटना हुई है। मैं तो भारत सरकार नहीं, मैं तो पूरे विश्व में देख रहा हूँ, और मुझे इतना दुख होता है कि ये किस ढंग का मैनेजमेंट है। आप मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम पर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के नाम पर वो सब गलतियाँ कर रहे हैं, है ना। और उसमें हो क्या रहा है, एफिशिएंसी को आप ऐसे नाप रहे हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कम से कम इनपुट दे के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट। नहीं, क्या मेरा सवाल ये है कि क्या भारत सरकार ने, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है भारत के अंदर, और वो जो अप्लाई करते हैं हिंदुज़म की फिलॉसफी को अप्लाई कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो क्या एक ये कारण रहा है कि ये रेल दुर्घटना होने के पीछे जो है? मुझे इसमें हिंदू राज्य और बुद्ध राज वाले बात नहीं समझ में आ रही मुझे। आपने जो मैनेजमेंट की बात की ना, कि बुद्ध के पास जो है हर एक समस्या के लिए एक मैनेजमेंट है,
हाँ। तो मैंने उस संदर्भ में कहा है कि जो रेल दुर्घटना हुई है उसके पीछे भी क्या बुद्ध के पास कोई मैनेजमेंट था जिसको अप्लाई नहीं किया गया और जिसके अप्लाई ना करने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। हाँ, मैं वही बात बताना चाहता हूँ कि देखिए मैनेजमेंट की जो बात जातक कथाओं में की गई है, भगवान बुद्ध ने वो तरीका बताया है, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि भाई सम्यक प्रबंधन होना चाहिए। आपका ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इस ढंग का होना चाहिए जिसमें मानवीय सरोकार जुड़े हुए हों। खाली आप प्रॉफिट को लेकर के और मटेरियल गेन को लेकर के आप मत मानिए, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, एक रेशियो, एक आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो जो है, ये अवधारणा अपने आप में देखिए कितनी भ्रामक है कि आप कम से कम लगा करके अधिक से अधिक पैदा करना चाहते हैं, और अधिक से अधिक पैदावार में, पैदाइश में, है ना, आप कैसे नापते हैं? मटेरियल बेसिस पर, है ना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदू धर्म की जो फिलॉसफी है, साम दाम दंड भेद, वो जो है कारगर साबित नहीं हो रही है, जिसके कारण जो है दुष्परिणाम देश को झेलने पड़ रहे हैं। मैं थोड़ा-सा यहाँ मतांतर चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि इसमें धर्म वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट के एंगल से इस चीज़ को देख पा रहा हूँ, है ना। वो सीधा-सीधा ये बता रहा है कि मैनेजमेंट में चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करते हुए आपने मानवीय सरोकारों को ताक पे रख दिया, बलाए ताक मतलब बुद्ध के पास जो है मैनेजमेंट है इस समस्या के लिए, तो क्या हिंदुओं के पास इस समस्या के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है? सबके पास है। आखिर मॉडर्न मैनेजमेंट जब कोई पढ़ने जाता है तो उसमें धर्म के हिसाब से तो एंट्री होती नहीं है, मार्क्स के हिसाब से होती है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो भी हो, उसमें उस आधार पर नहीं, उनके पास एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, यज्ञ करना और ज्योतिष विद्या। तो उनके पास तो ऐसा मैनेजमेंट है कि वो पहले से ही जान सकते हैं कि हाँ अब दुर्घटना होने वाली है, लेकिन तब भी रेल दुर्घटना हो जाती है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, ज्योतिष या चमत्कार या ईश्वर? नहीं, ये आप मुझे थोड़ा हंसने के लिए बाध्य कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र से अगर हम सारे जो मृतक, हम जिनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धांजलि है, अगर उन सब का ज्योतिष यही बता रहा था तो फिर सेफ्टी के रूल्स बनाने सबकी राशि एक नहीं थी मेरे ख्याल से, सबकी राशि अलग अलग रही होंगी। हाँ, और तो तब तो फिर सेफ्टी रूल्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब हमारे यहाँ इस तरह की सारे सेफ्टी नॉर्म्स बने हुए हैं, प्रोसीजर सेट हैं, सिग्नल सेट हैं, तो उन सब के बीच में एक टेक्नोलॉजी काम कर रही है। वहाँ हमें सिर्फ ज़रूरत है उस चीज़ को समझने की। नहीं, जहाँ पर है तो सर ये जो लोग हिंदू राष्ट्र की स्थापना इस देश में करना चाहते हैं, जबकि बुद्ध जैसी महान शख्सियत इस देश को प्राप्त हुई जिसने कि पूरी दुनिया में अपने ज्ञान के जरिए जो है पूरी दुनिया को प्रकाशित किया, और आज भी साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें ये निकल कर आ रहा है कि जो बुद्ध का जो तत्व ज्ञान था वह ऐसा था कि जिससे कि साइंटिस्ट जो हैं कभी भी मतलब इनकार नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ चलने का प्रयास करते हैं। वहीं पर जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले लोग जो हैं वो उनका ये मानना है कि जो ईश्वरीय शक्ति है वो सभी समस्याओं का समाधान है। तो ये रेल दुर्घटना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, और इस पूरी रेल में मैं ये समझता हूँ कि सभी लोग, लगभग सभी लोग जो हैं आस्तिक रहे होंगे, किसी न किसी देवी देवता ईश्वर चमत्कारों में विश्वास करने वाले रहे होंगे, फिर भी ये दुर्घटना होगी। इसके पीछे आखिर कारण क्या है, ये जानना चाहता है पूरा देश। ये बात आपकी सच है। भगवान बुद्ध ने जो बातें बताई हैं पूरी मानवता के लिए हैं। उसमें हिंदू राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र, सिख राष्ट्र, ये सारे राष्ट्र उनको फॉलो करें। तो सर अगर हम जो है धर्म के आधार पर, क्योंकि ये जो हमारा देश है ये विभिन्न धर्मों का, विभिन्न संप्रदायों का, जातियों का, भाषाओं का देश है, और यहाँ पर जो है जो सबसे ज़्यादा जो फैक्टर जो काम करता है वो है धर्म। तो धर्म में लोगों की बहुत आस्था है, और इस देश के अधिकतर लोग जो अधिकांश लोग ये मानते हैं कि जो ईश्वर है वो चमत्कार करते हैं, और वे हर उनकी जो जितनी भी समस्याएं हैं उनका जो है हर एक समस्या का हल ईश्वर के पास है। तो ये जानने का प्रयास करना चाहते हैं हम, और साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि क्या ये जो रेल दुर्घटना हुई इसको रोकने की क्षमता जो है जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं उनके ईश्वर में नहीं थी? न तो ईश्वर ये चाहते हैं कि कोई दुर्घटना हो, न इस तरह की बातें धर्म बताता है। ये तो सरलता से ये समझा जा सकता है कि एक नहीं, अगर ईश्वर नहीं चाहते कि ये दुर्घटना हो तो वे रोक सकते थे इसको, लेकिन रोकी नहीं। ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें जो मानव अपने हाथ में लेता है ना। ये ठीक है कि उसमें जो यात्री चढ़े थे वो बहुत धार्मिक रहे होंगे, उनकी बहुत सी आस्थाएं रही होंगी,
और इस आस्था के साथ वो नहीं बैठे होंगे कि उनको आगे जाके दुर्घटनाग्रस्त हो जाना है ना? तो वो एक पक्ष है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी का एक पक्ष है, अब आप टेक्नोलॉजी तो मैन मेड है, ईश्वर ने तो बना के भेजी नहीं है रेलगाड़ियाँ, है ना? नहीं, कुछ भी यहाँ पर जो होता है, जी। पूरी पृथ्वी हो, ब्रह्मांड हो, सबका मालिक जो है ईश्वर है। ईश्वर की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये ट्रेन कैसे हिल गई? ट्रेन तो जिस हिसाब से चल रही थी, है ना? ईश्वर तो नहीं उनको चला रहे थे, है ना, ट्रेन्स को, है ना? और मुझे लगता है कि जैसे इन 2 चीज़ों को हम लोग गड्ढमड्ड कर दे रहे हैं, क्योंकि जो आस्थाएँ हैं वो ट्रेन के चलने और कैमरे के चलने और माइक में बोलने से नहीं है ना? आस्थाओं का अपना एक सर फ़ील्ड जो है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो आस्था है, उसका कुछ न कुछ जो है रोल हमारे जीवन में होना चाहिए। कुछ न कुछ भूमिका होनी चाहिए। आखिर ये आस्थाओं की भूमिका हमारे जीवन में है क्या? क्या महत्व है? क्या काम करती हैं? सर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए भगवान बुद्ध की जो बात उन्होंने बताई है, आस्था के लिए भी उन्होंने बात बताई है और प्रबंधन की भी बात बताई है। आस्था जहाँ डिगती है, वहाँ प्रबंधन सामने आता है, आपको सहायता करता है ना? और वो उसको माने मैनेजमेंट के जार्गन में कहते हैं डेविएशन। उस डेविएशंस का आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। वही मैंने बताया कि जो उल्लंघन होते हैं, उनको अगर संतुलित रूप से आप कर रहे हैं, जानते हुए कि इतना हम उल्लंघन कर रहे हैं और इसका हम प्रबंधन इस रूप से कर सकते हैं, तो दुर्घटना बची रहेगी। जब संतुलन गड़बड़ा जाएगा, मतलब एक तरफ आप जो है रिक्तियाँ भरिए, मतलब काम करने वाले न रहें, दूसरी तरफ आपका वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, तो एक संतुलन होना चाहिए। यही बुद्ध का मैनेजमेंट है। यही बुद्ध का मैनेजमेंट ये कहता है कि उसमें एक आप संतुलन बना के चलिए, सम्यक संतुलन। जब तक आपका काम ये सम्यक रहेगा, माने अति मत कर दीजिए। आप 5 कम कीजिए, 10 कीजिए, माने अति मत कर दीजिए कि आपने अपने जहाँ ज़रूरत थी 1000 आदमियों की, वहाँ आपने 100 आदमी रख दिए। हाँ, मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट। तो देखिए, ये जो प्रॉपर मैनेजमेंट की बात है, इसमें कोई आस्था, कोई विश्वास, कोई ईश्वरी शक्ति, कोई चमत्कार, कोई भी चीज़ जो है इसमें रोल अदा नहीं कर सकती है, अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकती है। वो बात सिर्फ़ और सिर्फ़ मैनेजमेंट की है कि जिस रेल व्यवस्था को, जिस रेल तंत्र को मानवीय शक्ति चला रही है, तो मानवीय व्यवस्था ही उसके लिए चाहिए। और जैसा कि जसवीर चावला जी ने बताया कि ये मिसमैनेजमेंट वाली बात थी कि मिसमैनेजमेंट होने के कारण जहाँ पर कि अतिरिक्त भार जो है कर्मचारियों पर पड़ा, और अतिरिक्त भार कर्मचारियों पर पड़ने के बाद जो है उनकी दक्षता में कमी आई, और जब दक्षता में कमी आई तो उसके कारण जो है ये रेल दुर्घटना हुई। तो इसलिए जो है पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी चमत्कार नहीं होते हैं, चमत्कारी शक्ति नहीं है। जो कुछ भी है मनुष्य के अपने हाथ में है, और जो मनुष्य के हाथ में नहीं है वो प्रकृति कहलाती है। प्रकृति भी कई बार जो है मनुष्य को हैंडल करती है, जहाँ पर कि मनुष्य का अपना बल उस पे नहीं चलता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि व्यक्ति का जो जीवन है वो चमत्कारों से नहीं, उसके अपने विवेक से चलता है। तो विवेक पर आधारित ज़िंदगी होनी चाहिए। और जो लोग चमत्कारों में विश्वास करते हैं, उन्हें चाहिए कि वे जो है पहले चमत्कारों की जाँच करें, पड़ताल करें, और अगर उन्हें कहीं चमत्कार होता दिखाई दे तो उसको अप्लाई करें कि क्या इससे सभी लोगों का कल्याण हो रहा है या किसी एक आदमी का या कुछ ही आदमियों का कल्याण हो रहा है। अगर चमत्कार हैं तो सब पर लागू होने चाहिए, समान रूप से लागू होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक व्यक्ति पर तो लागू हो और बाकी सब लोग जो हैं उसके लाभ से वंचित हो जाएं।